कितनी सुंदर लग रही हो, मुन्ना बोला। रधिया बोली, कसम से बिटिया, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। भगवान करे तुम्हारा श्रृंगार ऐसे ही बना रहे। वाकई में संयोगिता का रूप लावण्य आज देखने लायक था। बीच से मांग निकालकर बड़ा सा जूड़ा, माथे पर मांग टीका, कानों में झुमके, गले में 5 लड़ियों का सीतारामी हार, गहरे बैंगनी रंग की बनारसी भारी सी साड़ी, हाथों में चूड़ियों के साथ सोने के कंगन, कमर में कमरबंद और पैरों में पायल। आज संयोगिता किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। तभी मुन्ना बाहर से शिवनंदन सिंह का हाथ पकड़कर अंदर लाकर बोला, देखो ना बाबा, आज माँ कितनी सुंदर लग रही है। शिवनंदन सिंह ने जैसे ही संयोगिता को देखा तो कुछ बोल ही नहीं पाए, बस एक टक संयोगिता को निहारते रह गए। मुन्ना फिर बोला, बोलो ना बाबा, माँ सुंदर लग रही है ना। शिवनंदन सिंह ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मुन्ना बोला, ऐसे नहीं बाबा, मुंह से बोलो कि सुंदर लग रही है। अरे हाँ, आज तेरी माँ बहुत सुंदर लग रही है। और इतना कहकर शिवनंदन सिंह बाहर चले गए। रधिया और सुमित्रा ने शिवनंदन के भाव को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तांगे पर सामान चढ़ाया जा चुका था, बस सब निकलने ही वाले थे। बाहर आकर संयोगिता ने सुमित्रा से कहा, अच्छा बहन, चलती हूँ, दीनू काका का ख्याल रखना। और इतना कहकर संयोगिता तांगे पर बैठ गई। तांगा चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। 30-40 किलोमीटर का सफर था। रास्ता भी बहुत सुहावना था। कहीं तो पानी से भरे हुए पोखर मिलते और उन पर गहरे गुलाबी बेशरम के फूल तैरते हुए नजर आते, तो कहीं खेतों में काम करते हुए लोग नजर आ जाते। कहीं पेड़ों की घनी छाया मिलती थी तो कहीं झाड़ियों पर बीराफन। रास्ता भी इतना अच्छा नहीं था, कहीं कहीं तो बहुत ही उबड़ खाबड़ था। तांगा भी अपना संतुलन खो बैठता था। तो तब शिवनंदन सिंह तांगे से उतर जाते। इसी के चलते संयोगिता का पल्लू भी बार बार गिर रहा था। ऊपर से उसे इतनी भारी साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, और जब भी संयोगिता का पल्लू गिरता शिवनंदन सिंह कनखियों से संयोगिता को निहार लेते। ये सब संयोगिता भी महसूस कर रही थी, लेकिन साथ में नजरअंदाज भी कर देती। तभी तांगे वाले बोला, ठाकुर साहब, अब थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, देखते हैं अगर कोई कुआं दिखता है तो किसी पेड़ के नीचे तांगा खड़ा कर देते हैं। शिवनंदन सिंह जी बोले, जी बिल्कुल, और कुछ जलपान भी ग्रहण कर लेंगे, सबको भूख भी लगाई होगी, और अभी वहां पहुंचने में न जाने कितना समय लगे। तभी एक जगह कुआं दिखा और वहां पेड़ों की घनी छाया भी दिखाई दी। तांगे वाला बोला, ये जगह ठीक दिख रही है, यहाँ तांगा रोक दे, और शायद वहां पहले से ही एक तांगा और भी खड़ा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। आपको अगर जगह ठीक लग रही है तो तांगा रोक दीजिए, शिवनंदन सिंह जी बोले। तभी तांगे वाले ने तांगा रोक दिया, लेकिन परिचय हुआ तो वो दूसरे तांगे वाले तो गांव के ही निकले, और वो भी उसी परिवार में शादी में जा रहा था। लेकिन उनको यहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी, तो उन्होंने शिवनंदन सिंह जी से कहा, अब हम चलेंगे, आप लोग विश्राम कीजिए। और इतना कहकर वो लोग चले गए। तांगे वाले ने अपने तांगे में रखी बाल्टी उठाकर पानी निकाला और सबने हाथ पैर धुले। फिर संयोगिता ने आलू की सब्जी और पूड़ियाँ निकाली, साथ में आम का अचार भी, जो वो घर से बनाकर लाई थी, और सबने साथ में भोजन किया। और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद तांगा फिर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा था। गहरी दोपहरी चढ़ाई थी, सूरज भी गर्मी फेंक रहा था। अब मुन्ना संयोगिता की गोदी पर सर रखकर सो गया था, और अब संयोगिता की भी बार बार आंख झपक रही थी, और सब शिवनंदन सिंह देख रहे थे। फिर से एक बार संयोगिता की आंख झपकी, लेकिन इस बार शिवनंदन सिंह ने अपने कंधे का सहारा देकर संयोगिता के सिर को टिका लिया कि संयोगिता ठीक से सो पाए। और ऐसे ही सफर जारी रहा। थोड़ी देर के बाद संयोगिता की आंख खुली। उसने देखा कि वो शिवनंदन सिंह के कंधे से टिकी है, तो झटपट अपना सर उनके कंधे से हटाकर शिवनंदन सिंह को घूरकर देखा। शिवनंदन सिंह भी मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगे। अब शाम भी होने वाली थी और रास्ता भी पार हो चुका था। मुश्किल से 2-3 कोस बचा होगा। तभी संयोगिता ने कहा, रोको रोको, तांगा रोको। शिवनंदन सिंह ने पूछा, क्या हुआ? संयोगिता बोली, मैंने मोर देखा अभी, मुझे उसे करीब से देखना है। शिवनंदन सिंह संयोगिता की इस तरह की बचकानी हरकत देखकर हंस पड़े। शिवनंदन सिंह का अपने ऊपर ऐसा हंसना देखकर संयोगिता चिढ़कर बोली, बढ़ाइए तांगा, अब मुझे कुछ नहीं देखना। शिवनंदन सिंह बोले, नहीं नहीं,
अब हम मोर देखकर ही जाएंगे। अरे चलिए उतरिए तांगे से। और सब उतरकर मोरों के झुंड को देखने लगे। अंधेरा गहराने तक तांगा शादी वाले घर मेहमानों को लेकर जा पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही संयोगिता ने अपना घूंघट थोड़ा लंबा कर लिया। शिवनंदन सिंह अपने दोस्त धर्मवीर से गले मिले और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए और संयोगिता ने भी बड़ों के चरण स्पर्श किए। अरे मित्र, ये सब कब हुआ और हमें बताया भी नहीं? धर्मवीर सिंह बोले। बहुत लंबी कहानी है मित्र, आराम से बैठकर सुनाता हूँ, शिवनंदन सिंह बोले। और कुछ महिलाएं संयोगिता को अपने साथ अंदर लेकर चली गई और शिवनंदन सिंह अपने मित्र धर्म के साथ जा बैठे। शिवनंदन सिंह ने जलपान ग्रहण करते करते सारी कहानी कह डाली। धर्म सिंह बोले, अच्छा तो ये सब अचानक ही हो गया, लेकिन ये बताओ अब तो सब ठीक है ना? भाभी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया या नहीं? तुझसे प्रेम करने लगी है या नहीं? पता नहीं, शिवनंदन सिंह ने उत्तर दिया। पता नहीं, इसका क्या मतलब, हाँ या ना? धर्म सिंह ने पूछा। हाँ मित्र, कुछ पता नहीं, शिवनंदन सिंह ने उत्तर दिया। और तुम्हारी तरफ से? धर्म ने फिर पूछा। वो भी पता नहीं, अभी पूरी तरह से उन पर निर्भर है सब कुछ। बस जिस दिन से उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं भी ना नहीं करूंगा, शिवनंदन सिंह बोले। मतलब आपको कोई ऐतराज नहीं? आप शायद भाभी को पसंद करने लगे, धर्मवीर सिंह बोले। और इसी तरह दोनों का वार्तालाप जारी रहा। संयोगिताओं को महिलाएं भीतर ले गई। धर्म सिंह जी की पत्नी बोली, आओ बहन, संकोच मत करो, भाई साहब ने दूसरा ब्याह कर भी लिया और हमें बुलाया भी नहीं। धर्म सिंह की पत्नी रुक्मणी से संयोगिता को उल्हाना दिया। वो क्या है जीजी, सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका नहीं मिला, संयोगिता अपनी सफाई में बोली। तभी शिवनंदन सिंह जी, गांव से आने वाले मेहमान जिनका तांगा रास्ते में मिला था, उनकी पत्नी जानकी बोली, क्यों झूठ बोलती हो बहन? अचानक से सब कैसे हो गया? मैं आप सबको सच्चाई बताती हूँ। हुआ यूं कि ये नदी किनारे बेहोशी में मुन्ना को मिली थी और मुन्ना इन्हें अपनी माँ समझकर घर ले आया। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने प्रधान जी पर अंगुली उठाना शुरू कर दिया तो एक दिन प्रधान जी ने गुस्से में आकर इनकी मांग भर दी। मर्दों का क्या है, और फिर अपने से 8-10 साल छोटी पत्नी मिले तो कोई भी मर्द शादी करने को राजी हो जाएगा। तभी रुक्मणी बोली, कैसी बातें कर रही हो बहन, बिना बात के किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जो भी हो, अब तो ये भाई साहब की ब्याहता है। जानकी बोली, कोई किसी को मजबूरी में ब्याहता बनाता है तो कोई मजबूरी में ब्याहता बनता है। अब ये तो वो ही जाने भला, मैं कैसे किसी के मन की बात जान सकती हूँ। रहने दीजिए जानकी बहन, यहाँ सब बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, शादी अच्छे से निपट जाए बस। रुक्मणी बोली, अरे भाई, मुझे क्या लेना देना दुनियादारी से, वो तो मैं गलत को गलत और सही को सही कह रही थी। और इतना कहकर जानकी वहां से चली गई। खड़े खड़े संयोगिता की बड़ी बड़ी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। रुक्मणी बोली, चलो हटाओ बहन, तुम भी क्या अपना मन खराब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। बहुत भारी साड़ी पहन रखी है, इसमें काम भी नहीं करते बनेगा। जब कल बारात का समय हो तब फिर से पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। और इतना सुंदर चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, जरा मुस्कुराओ तो। और रुक्मणी की बात सुनकर संयोगिता मुस्कुरा दी, कपड़े बदलकर कामकाज में लग गई। उस दिन सारे नेकचार निपटाने के बाद रात्रि का भोजन शुरू हुआ। खाने में चने की दाल, कढ़ी पकौड़ी, चने का साग, कद्दू की सब्जी, भरी हुई मिर्च का अचार, बूंदी का लड्डू, चावल और रोटी थी। पहले पुरुष और फिर महिलाओं की पंगत लगी। खाने के बाद सब फुर्सत में थे। तभी रुक्मणी संयोगिता से बोली, चलो बहन, बन्नी के मेहंदी तो लगा दो। संयोगिता खुश होकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी रुक्मणी की जेठानी वहां आकर बोली, कैसी बातें कर रही हो रुक्मणी? पता है ये पहले विधवा थी और दूसरी शादी में ना पंडित था और ना फेरे हुए, तो कैसी शादी और कैसी ब्याहता। इसके हाथों से मेरी बेटी को मेहंदी लगवाओगी? मुझे इनकी गांव की जानकी ने सब बता दिया है, रुक्मणी बोली। ये सब बीती बातें हैं जीजी। नहीं, ये सब मैं मानती हूँ, रुक्मणी की जेठानी बोली। ये सब सुनकर तब तक मुन्ना शिवनंदन सिंह को अंदर लाकर बोला, बाबा, इन काकी ने माँ के बारे में कुछ कहा और